हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दक्षिणी शैली है। नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है और हम यहाँ पर दक्षिणी शैली के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आप देखो, जो भी चैप्टर है देखो इंडियन आर्ट में से तो सारा का सारा सभी इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर कोई बार किसी का ग्रुप है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और एक भी शिकायत आप लोग से ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलरिटी तो बनाए हैं लेकिन वो नाइट वाले में गायब हो जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग कम से कम अगर दोपहर में वॉच करते हैं तो उसे नाइट में भी वॉच करा करें। 10:30 बजे तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता है, तो आप उस टाइम पे तो जग सकते हैं। तो आप कोशिश करा करिए कि 10:30 बजे आप क्लास करा करें, वो भी टाइमिंग से। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपका बेनिफिट है। ये तो मैं बार बार कहती हूँ। ऐसे अगर बीच में छोड़ेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। हो सकता है कि आपका चैप्टर अच्छा हो, तैयार हो, बहुत अच्छा से तैयार हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स भी आपके छूट सकते हैं, तो उसको एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दक्षिणी शैली में, आज हमारा जो टॉपिक है दक्षिणी शैली में वो अहमदनगर है, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, बीजापुर। ठीक है, तो यहाँ पर बीजापुर और देखेंगे हम यहाँ पर अहमदनगर। दो हमारे पॉइंट है, इसके पॉइंट के बारे में यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि दक्षिणी शैली, पहले हम बात करते हैं दक्षिणी शैली का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 16 से 19वीं, मतलब जो 16 से 19वीं है उसका बीसी, यानी कि यहाँ पर 19वीं सदी ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम दक्षिणी शैली के बारे में बात करते हैं कि ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखा है कि ताकि आप स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल समझे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी चीज को हो उसकी पहले हिस्ट्री जाननी जरूरी है, कि ताकि अभी हमें पता चले कि कहाँ से कैसे कैसे शुरू हुआ। रटने को क्वेश्चन है तो रट तो बहुत सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसकी स्टार्टिंग भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, यह प्रदेश है, यह प्रदेश यानी कि जो दक्षिणी, यह प्रदेश उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी। ठीक है, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी, मतलब उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी से जुड़ा है। ठीक है, जिस पर बहमनी सुल्तानों का अधिकार था। ठीक है, किसका अधिकार था, बहमनी जो सुल्तान थे उनका अधिकार था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू, यानी कि जिनका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इतना नाम नहीं पूछेगा, बस आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। यहाँ से इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं पूछना चाह रहा है। बस यहाँ से ये चीज है कि आपको बता देते कि यहाँ पे जो स्थापना हुई थी वो 1347 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 1347। ठीक है, तो यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर आगे चलकर बहमनी साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य था, ठीक है, यहाँ पर तो बहमनी सुल्तानों का इसका अधिकार था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आगे चलकर यहाँ पर ये है बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा। ठीक है, कितने भागों में बटा था, 5 भागों में बटा था, याद रखिएगा। और 5 भाग कौन से थे, बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बरार था, और 5वां कौन सा था, बीदर था। अब हम देखते हैं कि इनका जो मतलब शासक है, यानी कि जो संस्थापक है वो कौन कौन से हैं। तो बीजापुर के हैं यूसुफ आदिल शाह है। ठीक है, और यहाँ पर इसका वंश है आदिल शाही वंश। ठीक है, समय इसका था 1489। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अहमदनगर। अहमदनगर का जो संस्थापक है मलिक अहमद। देखो संस्थापक, याद, ये वाला जो आपको बता रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आ जाते हैं। तो बीजापुर का है तो कभी संस्था भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे वंश भी, दोनों ही याद करिएगा। तो इसका वंश कौन सा हो जाएगा, निजाम शाही 1490। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा है, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा गोलकुंडा का, गोलकुंडा का ये वाला चीज आ चुका है, संस्थापक कुली कुतुब शाह, और वंश कौन सा हो जाएगा, कुतुब शाही। इसका 1512। बरार और फतेउल्लाह इमाद शाह, इसका क्या हो जाएगा वंश, इमाद शाही, और 1490। बीदर अमीर अली वरीद और वरीद शाही 1526। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
बाकी अगर कोई स्टूडेंट है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। मैं तो यही चीज कहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट के पीछे ना पढ़िए, मैं तो चाहती हूँ कि आप वीडियो वॉच करें और उसको देख देख के लिखें, इसको अच्छे समझ के लिखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट में क्या है, स्क्रीनशॉट तो रखी की रह जाती है, स्क्रीनशॉट के पीछे मत पड़ा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर बीजापुर है तो ये चीज याद करना कि जो 5 है यहाँ पर 5 आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब हम बता देते कि जहां पर अगर हम चित्रों की बात करें तो यहाँ पर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा से ही हमें क्या मिले हुए हैं, चित्रों के ही, मतलब यहाँ पर चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, ये 3 ही मिले हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम पहले, अभी तो नीचे वाला यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पहला जो पॉइंट है हमारा अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर कहाँ, महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे कि अहमदनगर के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मुर्तजा ने अपने पिता हुसैन निजाम शाह किस ईरानी कविता का चित्रण कराया? किस ईरानी कविता का चित्रण कराया था? किसने? मुर्तजा कौन था? एक चित्रकार भी था और इसने अपने पिता जो शासक थे हुसैन निजाम शाह, किस ईरानी कविता का चित्रण कराया था? तो जल्दी से बताइए कि कौन सी ऐसी कविता थी, ईरानी कविता, जिसका उसने चित्रण कराया था? बताइए, ईरानी कविता का नाम बताइए, फिर लेखक बताएंगे। चलिए, तो है लेखक भी बता दो। चलो पहले ईरानी कविता का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तारीफ ए हुसैन शाही। क्या हो जाएगा? तारीफ ए हुसैन शाही, तारीफ ए हुसैन शाही, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। हुसैन शाही, ठीक है, एक मिनट दूसरा मार्कर ले लो। चलिए, सब ब्लू हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर तारीफ ए हुसैन शाही, ये चीज हो जाएगा। कौन सी ईरानी कविता कौन सी हो जाएगी? तारीफ ए हुसैन शाही। ये यहाँ से देखो, इस टाइप से ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी शैली में सबसे ज्यादा यही चीज पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद है। अब हम बात करेंगे कि जो तारीफ ए हुसैन शाही के जो लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जियाउद्दीन बरनी, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी, मतलब कह रही हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। ईरानी कविता का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? तारीफ ए हुसैन शाही। और सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दिया करिए। मैंने तो आप लोग से ये भी कहा कि अगर बाई चांस किसी को नहीं भी आ रहा है तो आप बुक खोलिए, बुक में से देखिए, उसको देखिए, क्या पता आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। दो क्लास का देखो यही चीज होता है कि रेगुलरिटी अगर बनाए रहेंगे तो साथ साथ में पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर संग्रहालय बात करेंगे। ठीक है, चलिए संग्रहालय की बात करेंगे। तो यहाँ पर संग्रहालय, सारे स्टूडेंट पहले बताइए कि संग्रहालय में कौन सा संग्रहालय में है? कौन सा? तारीफ ए हुसैन शाही। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से, इतिहास संशोधक संग्रहालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? इतिहास संशोधक संग्रहालय। और कहां पर है ये? पुणे संग्रहालय, पुणे। चलिए, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इस ग्रंथ पर, यानी कि तारीफ ए हुसैन शाही है, उस पर किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? देखो, हर एक ग्रंथ है, सबके अलग अलग प्रभाव पड़े हैं, तो सबके ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट है बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा कि ताकि आपको उस पर पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर किस ग्रंथ का प्रभाव रहा? तो जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि किस ग्रंथ का प्रभाव, मतलब इस पर किस शैली का प्रभाव रहा? तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, इस ग्रंथ पर किसका प्रभाव रहा? ठीक है, तो इसमें एक मालवा शैली भी आपको नहीं पढ़ाया है तो इसको बता देते हैं, नियमतनामा। नियमतनामा, ठीक है, नियमतनामा है, नियमतनामा जो मालवा शैली का है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, मालवा शैली। ठीक है, याद रखिएगा, मालवा शैली हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहले बता देती हूँ किस ग्रंथ का प्रभाव रहा। तो नियमतनामा, मतलब जो मालवा शैली की ग्रंथ है, कौन सा? नियमतनामा। ठीक है, तो उसका इस पर प्रभाव था। किस पर? तारीफ ए हुसैन शाही पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, अच्छा इसके लेखक भी हो गए हैं, लेखक जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे।
ईरानी कविता है, तारीफ हुसैन शाही है, संग्रहालय कौन से हो जाएंगे, इतिहास संशोधक संग्रहालय पुणे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, इसका प्रभाव किस पर रहा, तो किस पर प्रभाव था, इसका किस पर प्रभाव था, मतलब उसका नियमितनामा जो है आपका, क्या कहते हैं, नियमितनामा जो मालवा शैली का जो ग्रंथ है उसका इसका प्रभाव था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मतलब ये चारों आपको पॉइंट याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये भी याद करना कि कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अहमदनगर की बात कर रहे हैं, जो अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज याद करना, तो अब अच्छे से सारे स्टूडेंट एक एक पॉइंट याद करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि 1591 से 1595 के मध्य किस विषय के चित्र बने थे। तो यानी पर जो यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, अहमदनगर पर, यानी कि इसके बीच जो चित्र बने थे वो कौन से बने थे, कौन से विषय पर बने थे, तो बताइए किस पे बने थे, रागमाला। ठीक है, किस पे, रागमाला, याद रखिएगा, रागमाला इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हिंडोला राग संग्रहित है, यानी कि हिंडोला राग इसी ही टाइम में बना था, किसमें, 1591 से 95 के बीच में बना था। कौन सा, हिंडोला राग बना था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर हिंडोला राग है तो यहाँ पर ये कहाँ संग्रहित है, तो कहाँ पर संग्रहित हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ताकि आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से लिख लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो साथ साथ में बस रेगुलरिटी बनाएं, बस आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, आप भी जानते हैं कि प्रागैतिहासिक से शुरू करवाया था, यहाँ पर देखो दक्षिणी शैली चलने लगा, दक्षिणी के बाद जल्दी से मुगल करवाएंगे, मुगल के जितने भी शासक हैं, जितने भी उनके टाइम पीरियड हैं वो सब उनका करवाएंगे, जितने भी ग्रंथ हैं सब एक एक करवाएंगे, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो रेगुलरिटी बनाए, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। चलिए, तो अन्य चित्र है, रागिनी पट हंसिका है, हंसिका बसंत राग है, यानी कि जो सब बने थे वो सभी इसी टाइम पीरियड में बने थे। ठीक है, ये मतलब सब रागनी वाले चित्र दिखाई दे रहे हैं, रागिनी पट हंसिका हो गए, बसंत राग हो गए, हिंडोला राग हो गए, जिसमें अगर हम सबसे सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन था, हिंडोला राग सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इस शैली के अन्य किस शैली की कला को काफी प्रभावित किया था, यानी कि इस शैली ने, ठीक है, इस शैली यानी कि जो थी अहमदनगर की जो शैली थी, तो यहाँ पर इस शैली ने यहाँ पर अन्य किस शैली को की कला को प्रभावित किया था, मतलब और कौन सी भी ऐसी कला थी जिसको और प्रभावित किया था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर बताएं, जल्दी से बताइए, देखो आप लोग को भी टाइम दिया जाता है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी ऑप्शन बता देते हैं कि इन्हीं में से 4 में 5 में से ऑप्शन है, तो हो सकता है कि शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जल्दी से बताइए क्या है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, तो इस शैली का इस पर किस पर प्रभाव पड़ा था इनमें से, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए। ये अहमदनगर की बात हो रही है, तो अहमदनगर एक बीजापुर पर पड़ा था, और दूसरा जल्दी से बताइए, बीजापुर और कौन सा है, अभी तो चित्र मिले ही हैं, ये इन पर तो कई चित्र मिले थे, ये तो मैंने बिल्कुल अभी बताया था, तो फिर कैसे, सारे स्टूडेंट आंसर दिया करें, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, याद रखिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा। चलिए, ये चीज याद कर लेना, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता है जो स्त्रियां बनी है वो लंबी लंबी बनी है। ठीक है, यहाँ पे 1601 में अहमदनगर किस शासक के अधिकार में आ गया था, 1601 में। अब यहाँ पर अभी इस अधिकार किसका था, यहाँ पे देख रहे थे आदिल शाह, किसका था, यहाँ पर आदिल शाह का था, वो सॉरी अहमदनगर मलिक अहमद का था। ठीक है, अहमदनगर है मलिक अहमद का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर 1601 में अहमदनगर में किस शासक का अधिकार आ गया था, तो किस शासक का अधिकार आ गया था, जल्दी से बताइए, अकबर का आ गया था। ठीक है, अकबर का आ गया था। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब तो ये हम बात करेंगे अभी गोल गुंबद ये सब के बारे में बात करेंगे, तो अहमदनगर आपको कंप्लीट हो गया है। पहले तो सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना समझाया है वो समझ में आया है
या फिर नहीं समझ में आया है? सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये तो आपका मैंने करा दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी आपका बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि स्थापत्य के लिए, तो आपका स्थापत्य भी करवा दिया जाएगा, उसके बाद ये वेस्टर्न करेंगे। तो एक तरफ हो सकता है आर्टिस्ट खत्म हो जाए तो आर्टिस्ट पर वेस्टर्न लगा देंगे, और उससे पहले आपका स्थापत्य भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापत्य भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका भी कराएंगे, ओके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बीजापुर की बात करेंगे। कहाँ की? बीजापुर, जो कहां पर है? कर्नाटक, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम बात करेंगे खगोल विद्या, ठीक है। फिर से अब तो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि दिखे, नहीं तो ब्लैक पर ब्लैक दिखेगा नहीं, है ना। तो ब्लैक पर ब्लैक नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। चलिए, तो खगोल विद्या है तथा नुजुम उल उलूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। खगोल विद्या तथा नुजुम उल उलूम है, ठीक है, जिसे तारों का विज्ञान तथा तारों का सितारा कहा जाता है। किसके राज्यकाल में लिखा एवं चित्रित किया गया? बताइए, किसके राज्यकाल में? बीजापुर की बात कर रहे हैं, किसके? यूसुफ आदिल शाह, यानी कि हम बोल सकते हैं अली आदिल शाह प्रथम, ठीक है। अली आदिल शाह प्रथम, याद रखिएगा, ठीक है। आदिल शाह प्रथम। देखो, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता रही हूँ कि पॉइंट्स, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर दे लें। चलिए, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? खगोल विद्या और नुजुम उल उलूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संग्रहालय, तो संग्रहालय आपको बताना है कि ये कौन से संग्रहालय में है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर बताइए कि संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? चेस्टर बिट्टी संग्रहालय। और चेस्टर बिट्टी संग्रहालय कहां पर है? सभी लोग जानते हैं कहां पर है चेस्टर बिट्टी संग्रहालय? डबलिन में है, ठीक है। चेस्टर बिट्टी संग्रहालय है वो कहां पर है? डबलिन, ठीक है, याद रखिएगा, डबलिन हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ डबलिन, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि चेस्टर बिट्टी संग्रहालय, इतना पढ़ रहे होंगे तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है चित्रों की संख्या है वो कितनी है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा, चित्रों की संख्या हो जाएगी आपकी 8076 हो जाएगी, ठीक है, 8076 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक मिनट, नक्शे वाला याद भी नहीं आ रहा है, नक्शे वाला तो अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में बता देते हैं, ऐसे तो मैं गलत नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रों पर प्रभाव था, जो चित्रों पर प्रभाव था, अभी देखो प्रभाव सबका अलग अलग पड़ा है। देखो अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा था, अभी किसका पड़ा था? यहाँ पर प्रभाव किसका पड़ा था? नियमतनामा, हाँ ये वाला। देखो मालवा शैली का यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, किसका? तारीफ-ए हुसैन शाही पर पड़ा था। मालवा शैली का जो नियमतनामा है उस पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, जो किसकी? खगोल विद्या और नुजुम उल उलूम की बात करेंगे। अगर इसके चित्रों की प्रभाव की बात करें तो हमें कौन सा प्रभाव दिखता है? तुर्की प्रभाव, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तुर्की प्रभाव दिखता है, ठीक है, याद रख लेना। तुर्की या फिर टर्की भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बेगम चांद सुल्तान थी। देखो बेगम चांद सुल्तान है वो किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, ठीक है। ये एक कला में बहुत ज्यादा मतलब ये थी, पारखी थी, इंटेलिजेंट थी, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। ये कला की पारखी थी। कौन थी ये? पत्नी थी किसकी? पत्नी अली आदिल शाह प्रथम। आदिल शाह प्रथम, यहाँ पे बहुत सारे आदिल शाह आएंगे, तो ये प्रथम है, इसलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे पहले नाम होते थे, है ना। नाम तो ज्यादा मिलते ही नहीं थे, तो सब लोग को ऐसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके देते, तभी तो वंश हो जाएगा आदिल शाही वंश, ठीक है। तो ये प्रथम है, अली आदिल शाह प्रथम है, उन्हीं की ही पत्नी थी बेगम चांद सुल्ताना जो थी, इन्हीं की थी। और इन्हीं के टाइम में ही यही चीज है, खगोल विद्या, नुजुम उल उलूम, इन्हीं से चित्रित किया था, मतलब लिखा और चित्रित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। किसने? बेगम चांद सुल्तान। ये बता देते हैं कि कौन थी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ले, ठीक है। कला पारखी,
ठीक है, ताकि याद रहे कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी वो जिनकी बेगम भी होती थी वो ड्राइंग भी करती थी, वो करती थी कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा कि बेगम लोग भी ड्राइंग करने लगी। चलिए यहाँ पर बीजापुर है। बीजापुर शैली किस शैली में सर्वाधिक प्रभावित थी? बीजापुर शैली इसके अलावा किस शैली में और अधिक प्रभावित थी? अभी यहाँ पर हमने किसकी बात करी है, एक बार आपका कंपैरिजन भी करवा देते हैं, दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाएगा कौन कौन से में है। अभी तो यहाँ पर किसके प्रभावित थी, तो अभी आपने देखा बीजापुर और गोलकुंडा से यहाँ पर प्रभावित थी, ये आपने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बीजापुर शैली है, तो बीजापुर शैली किस शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी? कौन सा ऐसा था जिस शैली से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित थी? तो किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मतलब किस शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी? तो क्या हो जाएगा, ईरानी। ठीक है, ईरानी हो जाएगा, ईरानी शैली। चलिए अब हम बात करेंगे कौन सा चित्रकार चलिए कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय में बीजापुर आया? कौन सा ऐसा चित्रकार था जो जहांगीर के समय में बीजापुर आया था? तो जल्दी सारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत आसान है। कौन सा हो जाएगा, फारूक बेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फारूक बेग हो जाएगा। बीजापुर शैली से किस शैली से सर्वाधिक प्रभावित था? मुगल लिख लो, यहाँ पर मुगल लिख लो। ठीक है, मुगल लिख लो, मुझे यहाँ से थोड़ा सा वो लग रहा है, मुगल। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस में इब्राहिम आदिल शाह की सभी भी बनाई थी। किसने? फारूक बेग ने इब्राहिम आदिल शाह की भी क्या बनाई थी? शबही बनाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह की शबही बनाई थी। किसमें, किसके समय, ये लिख लो, किसके समय रागमाला के अनेक चित्र गुजरात व राजपूताना प्रभाव से बने थे? तो किसके समय में बने थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह के ही समय में बने थे। तो ठीक है, यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे, इब्राहिम आदिल शाह, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह, ये चीज याद रखिएगा, आदिल शाह। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नवरस, यानी कि जो इब्राहिम आदिल शाह हैं, यहाँ पर उन्होंने नवरस नामक पुस्तक लिखी थी। जो इब्राहिम आदिल शाह हैं, तो ये बता सकते हैं कि ये एक साथ में, मतलब इनको संगीत का भी शौक था। साइड में चाहे आप लिख सकते हैं, इनको संगीत के शौकीन थे, यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हैं किसके शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे। ठीक है, तो यहाँ पर नवरस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इनका जो प्रभाव था वो इन पर क्या प्रभाव था, ईरानी। ठीक है, किसका था, ईरानी प्रभाव। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ईरानी प्रभाव हो जाएगा। नवरस नामक पुस्तक लिखी थी जिस पर इन पर किसका प्रभाव पड़ा था, ईरानी का प्रभाव पड़ा था। इब्राहिम आदिल शाह बता दिया कि संगीत से भी वो थे और चित्रकारी में भी थे, इवन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, संगीत के शौक थे, संगीत, ठीक है, और यहाँ पे कला और यहाँ पर लेखक, ये तीनों ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें इतनी सारी क्वालिटी थी। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह के टाइम में ही ये चीज यहाँ पर रागमाला के अनेक चित्र मिले हैं। ठीक है, ये चीज रखिएगा याद। ठीक है, ये चीज आपको कंप्लीट करा दिया है और कोशिश करा करिए कि सारे स्टूडेंट हैं तो अच्छे से तैयार करिए। देखो, आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपका बेनिफिट है, तो मैं बार बार कहती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम, मतलब वहां पर क्या कहते हैं, टेलीग्राम की जो लिंक है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टाइम में कौन सी क्लास होगी। वैसे तो मुझे लगता है कि यही टाइम ठीक है, और बाकी क्योंकि लाइव क्लास चलाऊंगी, फिर लाइव क्लास चलाने के बाद आपकी हो सकता है कि 10:30 बजे ही क्लास रहे। ठीक है, तो लाइव क्लास में भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मुझे रात में फिर रेडी करना पड़ता है फिर उसी के बाद फिर तो है। ठीक है, तो उसी के बाद भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि देखना है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। बोर्ड पर भी तो पहले नोट डाउन करना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, है ना, तभी तो उसके लिए तो टाइम भी लग जाएगा। तो 10:30 बजे रख देंगे आपकी लाइव क्लास, और बाकी अगर दिन का चेंज करना होगा तो हो सकता है कि शाम को कर दे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट हैं तो इसको जल्दी से अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद करिए, पूरा मैंने आपको बता दिया है, उसको बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए। बहुत सारे स्टूडेंट याद नहीं करते हैं, है ना, याद नहीं करते हैं, क्यों नहीं याद करते हैं?
याद करा करिए। बाकी फिर मिलते हैं नाइट में 10:30 और टाइम से ज्वाइन हुआ करिए। बाकी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग दिन में मतलब ज्वाइन होते हैं वो रात में भी हुआ करें। बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।